नमस्कार दोस्तों, आपका लर्न डिप में स्वागत है। देखेंगे आज हम लोग यूरोपीय कंपनियों के आगमन का पार्ट 2। जिस प्रकार से देखा जाए यूरोप में व्यापारिक होड़ मचा हुआ था, वो क्या कर रहे थे, अफ्रीका से होते हुए वो क्या कर रहे थे, पूर्वी देश अर्थात भारत में पहुंच रहे थे। इनका भारत में आने का मुख्य कारण क्या था, मुनाफा। यहाँ पे इसके पहले जो पुर्तगाली आए थे, उनका जो मुनाफा यहाँ पे हो रहा था वो 60 गुना के बराबर था। वो क्या कर रहे थे, यहाँ से वस्तुओं को, मसालों को ले जाकर यूरोप में बेच रहे थे और अधिक से अधिक मुनाफा हो रहा था। यही मुनाफा को देखते हुए यूरोपियों में व्यापारिक होड़ मचा हुआ था और वो वहाँ से निकलकर अफ्रीका के होते हुए वो भारत पहुँच रहे थे। तो हम लोगों ने पहले देखा कि इसके पहले यूरोपीय कंपनी पुर्तगाल, उसके बाद डच, उसके बाद ब्रिटेन, उसके बाद फ्रांस। हम लोगों ने इसके पहले चैप्टर में पढ़ा किस प्रकार से पुर्तगाल भारत में आए और वो यहाँ से अत्यधिक से अधिक मुनाफा कमाए। उसके बाद फिर डचों का आगमन हुआ और डच क्या 1595 से 96 में आते हैं और अंग्रेजों के द्वारा बेदरा का युद्ध होता है और इनका बुढ़िया बिस्तर समाप्त हो जाता है और ये चले जाते हैं। उसके बाद ब्रिटेन आते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे ब्रिटेन यानी अंग्रेज का आगमन। देखा जाए 31 दिसंबर 1600 ईस्वी क्या होता है, एक कंपनी का स्थापना होता है। ये जो कंपनी का स्थापना होता है उसके शासक कौन थे, एलिजाबेथ प्रथम। ये एलिजाबेथ प्रथम थे जो वहाँ के शासक थे। उन्होंने क्या किया, एक कंपनी का स्थापना किया। जब यह कंपनी का स्थापना हुआ था उस टाइम भारत में मुगल वंश का शासन चल रहा था। आपको पता होगा कि 1600 ईस्वी में इस कंपनी का स्थापना हुआ। हालांकि पहले भी यह कंपनी व्यापार कर रही थी, लेकिन 1600 ईस्वी में इसको पूर्वी क्षेत्र में आने का अधिकार प्राप्त हुआ और इसको परमिशन मिला। उस टाइम जो यहाँ के महारानी कौन थे, एलिजाबेथ प्रथम थी। इनको क्या हो गया, यहाँ से 15 वर्षों के लिए फरमान जारी हुआ, यानी ये क्या कर सकते हैं, पूर्वी भाग अर्थात भारत और भी देशों में जाकर व्यापार कर सकते हैं। तो 1600 ईस्वी में क्या हो गया, यह व्यापारिक कंपनी क्या करते हैं, भारत में आता। उस टाइम भारत में जो शासक होते हैं मुगल शासक, और वो कौन होते हैं, अकबर महान। ये उस टाइम शासन कर रहे होते हैं अकबर। 1600 ईस्वी में देखा जाए कि जब कंपनी आगे बढ़ती है तो 1603 ईस्वी में क्या होता है, एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु हो जाती है। जब एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु हो जाती है तब वहाँ के शासक बनते हैं शासक बनते हैं। जब जेम्स प्रथम यहाँ का शासक बनते हैं तो वो कंपनी को आगे ले जाते हैं, यानी इस कंपनी को अब लीड गाइड जेम्स प्रथम के द्वारा किया जाता है। जब जेम्स प्रथम यहाँ के शासक बनते हैं, शासक बनने के बाद उन्होंने क्या किया, एक अपने दूत को क्या करते हैं, हुआ मुगल यानी कि भारत भेजते हैं। वो जो दूत का नाम होता है कैप्टन हॉकिंस। यह क्या करता है, कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में मुगल दरबार में पहुंचता है। जब यह मुगल दरबार में पहुंचता है तब वहां के शासक क्या थे, जहांगीर थे। चूंकि हम लोग को मालूम है कि अकबर का मृत्यु 1605 ईस्वी में हो गया था, उसके बाद वहाँ का शासक जहांगीर बनते हैं। कैप्टन हॉकिंस को जब भेजा जाता है जेम्स प्रथम के द्वारा तो उनको मालूम रहता है कि वहाँ के शासक अकबर ही है, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो वहाँ के शासक जहांगीर होते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है कि कैप्टन हॉकिंस जो फरमान लेके चले थे वो किसके नाम से लेके चले थे, अकबर के नाम से लेके चले थे, लेकिन जब वह दरबार में पहुंचते हैं तब वहां का शासक जहांगीर रहता है। तो एक क्वेश्चन होता है कि कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में पहुंचते हैं, जहांगीर के दरबार में कब पहुंचते हैं, 1608 ईस्वी में किनके द्वारा भेजा जाता है, जेम्स प्रथम के द्वारा भेजा जाता है। चूंकि हम लोग पहले देख चुके हैं कि किस प्रकार से ब्रिटेन, इसके पहले चैप्टर में जब हम लोग पढ़े किस प्रकार से ब्रिटेन 1608 ईस्वी में भारत आता है और अपना प्रथम व्यापारिक कोठी सूरत में स्थापना करता है। उसके बाद ये क्या करता है, 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में
क्या करता है, जाकर अपना व्यापारिक कोठी स्थापना कर देता है। और जो 1608 ईस्वी में सूरत में जिसका नींव रखा गया था वह 1613 ईस्वी में क्या करता है, कंपनी बनकर तैयार होता है और ये चालू होता है। तो इससे पहले, सूरत से पहले 1613 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपना व्यापारिक कोठी स्थापना कर लेता है। जब यहाँ पर कैप्टन हॉकिंस दूत बनकर अकबर के दरबार में भेजा जाता है तो एक और दूत को भेजा जाता है। वो जो दूसरे दूत सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में, सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में जब सेकेंड दूत को भेजा जाता है जेम्स प्रथम के द्वारा, कब, जहांगीर, मुगल के दरबार में, जो भी जिस टाइम उस टाइम मुगल के जो शासक होते हैं वो जहांगीर ही होते हैं। तो देखा जाए यहाँ पर दूत के रूप में भेजा जाता है। दूत कहने का मतलब क्या होता था, दूत का मतलब होता था जब एक देश का व्यापारिक संबंध दूसरे देश में संबंधों को बढ़ाने के उद्देश्य से भेजा जाता था, उसी को हम लोग दूत कहते थे। तो इस पर कंपनी का स्थापना कर रहे थे, तब उन्हें व्यक्तिगत रूप से कई कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है और उनके पैरेलल में पुर्तगाली कंपनी भी, पुर्तगाल भी आए हुए थे, उनसे भी उनका प्रतिद्वंदी चल रहा था। तो देखा जाए कि क्या होता है कि अब अभी तक जो ब्रिटेन थे जितने भी वस्तु को भारत से ले जाते थे उनके बदले में उनको कर चुकाना पड़ता था और ये कर चुकाकर भारत से ले जाकर यूरोप में बेचते थे। तो देखा जाए कि ये जो उनको कर चुकाना पड़ता था, तो अभी तक उनके व्यापारिक स्थिति में कभी ऐसा स्थिति नहीं आया था कि उनको कुछ विशेष रियायत मिला था। लेकिन एक ईस्वी एक ऐसा आता है 1632 ईस्वी का, यानी ये क्या होता है, देखिए ईस्वी को याद रखेंगे, 16 × 2 32। 1632 ईस्वी में क्या होता है, गोलकुंडा के शासक के द्वारा उनको एक विशेष फरमान दिया जाता है। यह विशेष फरमान क्या होता है कि इनको एक व्यापार करने का छूट दिया जाता है। अभी तक ये छूट, पहले इनको गोलकुंडा के राजा के द्वारा ये क्या करते हैं, ब्रिटेन कुछ कर चुकाकर, बोला जाता 500 पैगोड़ा वार्षिक कर चुकाकर वहाँ के बंदरगाह को अपने अधीन कर लेते हैं और उनको स्वतंत्रता पूर्वक वहाँ पर व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। यह कंपनी के लिए विशेष रियायत था। उसके बाद एक और अवसर आता है 1717 ईस्वी में, जब मुगल शासक कमजोर रहता है। उस टाइम मुगल शासक कौन रहते हैं, फर्रुख सियर। 1717 ईस्वी में इसमें क्या होता है, फर्रुख सियर के द्वारा फर्रुख सियर के शासनकाल में एक दूत को भेजा जाता है, जॉन सरमन को। जॉन सरमन, ये दूत जो होता है जॉन सरमन को भेजा जाता है और उनको एक विशेष अधिकार प्राप्त होता है। किसके द्वारा, फर्रुख सियर के द्वारा। तो देखा जाए वो जो विशेष अधिकार क्या होता है, इनको 3000 वार्षिक कर पर बंगाल में मुक्त व्यापार करने का छूट दे दिया जाता है। उसके बाद दूसरा जो होता है 10,000 वार्षिक किराए पर सूरत में इनको व्यापार करने का, मुक्त व्यापार करने का अवसर दे दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, बंबई के सिक्के को पूरे भारत में चला दिया जाता है। तो इस प्रकार से यह जो विशेष रियायत फर्रुख सियर के द्वारा दिया गया वह क्या कहता है, मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। यह मैग्ना कार्टा, यह क्वेश्चंस पूछता भी है कि कौन सा ऐसा स्थिति था जिसको यूरोपीय कंपनियों के लिए मैग्ना कार्टा के रूप में जाना गया, यानी कौन सा ऐसा जो विशेष रियायत मिला था जो ब्रिटेन के लिए, ब्रिटिश के लिए मैग्ना कार्टा के रूप में जाना गया था। तो यही विशेष रियायत था जो ब्रिटिश कंपनियों के लिए मैग्ना कार्टा के रूप में जाना गया। 3000 वार्षिक कर पर बंगाल पर मुक्त व्यापार करने का उसको छूट दे दिया गया। 10,000 वार्षिक कर पर सूरत में मुक्त व्यापार करने का छूट दे दिया गया। फिर बंबई के सिक्कों को पूरे भारत में चला गया था। तो ये 2 ईस्वी को हम लोग याद रखेंगे। पहला क्या है, 1632 ईस्वी में जो गोलकुंडा के शासक द्वारा ब्रिटिश को विशेष फरमान जारी कर दिया जाता है, जिसमें उनको कि क्या होता है, एक स्थिति बनती है 1611 ईस्वी, सॉरी 1611 नहीं, 1600 एक स्थिति बनती है 1661 ईस्वी। यह क्या होता है कि
इसमें ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल के राजकुमारी कैथरीन के साथ होता है। पुर्तगाल के राजकुमारी कैथरीन के साथ होता है, जो इसका असर क्या होता है भारत में भी देखने को मिलता है। जो बंबई पुर्तगाल के अधीन में था, जब कैथरीन का विवाह 1661 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय के साथ होता है, वह बंबई जो पुर्तगाल के अधीन में था दहेज के रूप में इसको ब्रिटेन को दे दिया जाता है। तब यहाँ से क्या होता है, बंबई को दे दिया जाता है। कब? 1661 ईस्वी में। अब क्या होता है कि इस बंबई को 1668 ईस्वी में, यानी इसके 7 साल बाद, यह क्या करता है, ब्रिटेन कंपनी को दे देता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है। कब? 1668 ईस्वी में। लगभग 10 पाउंड वार्षिक कर पर वह क्या कर देता है, बंबई को कंपनी को दे देता है। तो इस प्रकार से जो बंबई था एक समृद्ध, उस टाइम का समृद्ध क्षेत्र माना जाता था, वह किसके अधीन में चला गया, ब्रिटेन के अधीन में। और धीरे धीरे इस प्रकार से ब्रिटिश कंपनी मजबूत होते गई और अपना स्थायित्व भारत में बनाना स्टार्ट कर दी। तो तक मुगल शासक थे अकबर, उसके बाद अकबर के बाद जहांगीर, उसके बाद फर्रुखसियर के शासनकाल में भी कुछ इसको रियायत मिलता है। अब उसी एक और मुगल शासक होता है जो औरंगजेब होता है। यह औरंगजेब क्या होता है, जब यह शासन कर रहा होता है तब पर जो ब्रिटिश है वो अपना सत्ता कायम कर रहे थे। तो उसी बीच में क्या हो जाता है, और पश्चिमी क्षेत्र में जितने भी तटीय क्षेत्र रहते हैं उस पर क्या करता है, मुगलों के जहाजी बेड़ा पर क्या होता है, वो आक्रमण कर देता है। कौन? ब्रिटेन। तब क्या हो जाता है, औरंगजेब से और ब्रिटिश सेना सर जॉन चाइल्ड, औरंगजेब और सर जॉन चाइल्ड के बीच 1688 ईस्वी में एक युद्ध होता है। और इस युद्ध में ब्रिटेन की हार होती है, और ब्रिटेन के हार होने के बाद वो क्या हो जाता है, यहाँ से उसका बोरिया बिस्तर समटाना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन औरंगजेब और सर जॉन चाइल्ड, यानी औरंगजेब और ब्रिटेन के बीच क्या हो जाता है, एक संधि हो जाता है। तो इस संधि में ब्रिटेन क्या करता है, कुछ टैक्स चुकाकर, कुछ कर चुकाकर उसको रहने का फरमान जारी रह जाता है। तो इस प्रकार से औरंगजेब और सर जॉन चाइल्ड के बीच संधि हो जाता है। उसके बाद देखा जाए कि कुछ और ऐसे स्थितियाँ थी जो ब्रिटेन को भारत में स्थापित करती है। यहाँ पर देखा जाए बंगाल एक ऐसा क्षेत्र था जो समृद्ध था। उसके बाद मद्रास, यहाँ पर देखा जाए बम्बई। तो ये 3 ऐसे क्षेत्र थे जो बम्बई उसको दहेज के रूप में मिला था। उसके बाद मद्रास, ये 3 ऐसे क्षेत्र थे जो बाद में प्रेसिडेंसी के रूप में अंग्रेज उपयोग किया। ये कलकत्ता प्रथम प्रेसिडेंसी के रूप में इसको जाना जाता है। उसके बाद मद्रास, ये था बम्बई। ये 3 ऐसे क्षेत्र थे जो ब्रिटेन के प्रेसिडेंसी के रूप में इन्होंने इस क्षेत्र को रखा। पहला कलकत्ता, दूसरा मद्रास और तीसरा बम्बई। तो जो प्रथम प्रेसिडेंसी के रूप में कलकत्ता को जाना जाता है। उसके बाद इन्होंने कई जगहों पर किलाबंदी भी की। उसी में से देखेंगे एक फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला जो मद्रास के क्षेत्र में था, यहाँ पे था। उसके बाद फोर्ट विलियम, ये ऐसा किला था जो कहाँ बनाया था अंग्रेज, कलकत्ता में बनाया था। फोर्ट लुई जो पांडिचेरी में बनाया था। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे किले हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछते हैं। इनका हम लोग ध्यान रखेंगे कि जो मद्रास में कौन सा किला का निर्माण किया था, सेंट फोर्ट जॉर्ज का किला। उसके बाद कलकत्ता में कौन सा किला का निर्माण किया था, फोर्ट विलियम का। पांडिचेरी में फोर्ट लुई का। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि किस प्रकार से अंग्रेजी कंपनी भारत में आते हैं और अपना वर्चस्व बनाते हैं और धीरे धीरे स्थायित्व हो जाते हैं। अब आगे
का चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि अंग्रेज के बाद किस प्रकार से फ्रांस आते हैं। अब फ्रांस आते हैं तो फ्रांस और अंग्रेज के बीच क्या होता है, एक युद्ध होता है जो कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। हम लोग अच्छे पूर्वक पूरा मन से एक चार्ट तैयार कर कर पढ़ेंगे, पढ़ने में बहुत ही मजा आएगा। चार्ट पूर्वक पढ़ेंगे, तुरंत ही याद हो जाएगा। यही जो क्या होता है ब्रिटेन और फ्रांस के बीच होता है, कर्नाटक के युद्ध जाना जाता है। तो अब हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे।